हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपका एक कमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है आपके लेसन 3 का क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है 2 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया है 2 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक 80 मिलीग्राम द्रव्यमान है। ठीक है, 80 मिलीग्राम। ठीक है, 80 मिलीग्राम के एक दोलक का एक गोलक है जिस पर आवेश दिया है। आवेश की कितना दिया है 2 × 10⁻⁸ कूलम और विराम अवस्था में है। कह रहा दोलक की डोरी में तनाव ठीक कैलकुलेट करना है और डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि एक सरल लोलक है। सरल लोलक किसी दृढ़ लंबन बिंदु से कसा हुआ है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा हुआ है E 2 × 10⁻⁴ कितना 4 मीटर। और चूंकि इस पर पॉजिटिव आवेश है इस गोलक पर, तो इस गोलक पर इधर की ओर एक बल लगेगा तो ये गोलक हमारा थोड़ा इधर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो गोलक हमारा यहाँ पहुंच जाएगा और वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से कार्यरत है इस पर E। ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड कार्यरत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कार्यरत है, इस पर यदि Q आवेश है तो इस पर QE बल ये कार्यरत होगा। इसका द्रव्यमान m है तो भार mg किधर लगेगा नीचे की। ये वास्तव में विराम अवस्था में इस तरह से रुका हुआ है। कितने कोण पर प्रारंभिक स्थिति से, ये ऊर्ध्वाधर स्थिति थी प्रारंभ में, लेकिन जैसे इस तरह वैद्युत क्षेत्र लगाया और इसको आवेश प्रदान किया तो ये थीटा कोण बना लेगा। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर से, और जिस समय ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है इस समय तनाव डोरी का मान लीजिए कितना है थीटा। आपको टी कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान। टी जो दिया है इसके 2 घटक हो सकते हैं। ये कोण आपका थीटा होगा, ये घटक हो जाएगा टी कॉस थीटा और एक घटक इधर होगा क्या आ जाएगा टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा घटक इसका ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा और टी साइन थीटा घटक ये हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में ये स्थिति क्वेश्चन में दी है। ठीक, ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर हमारा ये लोलक रुका हुआ है। ऊर्ध्वाधर में नहीं है, ऊर्ध्वाधर में तो पहले होगा कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई आवेश नहीं। प्रारंभ में ये स्थिति होगी, लेकिन बाद में जब इस पर वैद्युत क्षेत्र और इसको आवेश मिल गया, क्यों तो बल के कारण इस पर वैद्युत बल लगा, पॉजिटिव आवेश है तो QE बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। चाहे इधर मान लो वैद्युत क्षेत्र ऐसे मानोगे तो बल इधर हो जाएगा। ठीक, या कोई जरूरी नहीं अगर ये ऋणावेश होगा तब भी इधर को मान सकते हो, किधर भी मान लो, या तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैद्युत क्षेत्र उधर होगा, ऋणावेश में बल इधर लगता है, इधर भी आ सकता है। तो QE बल इस पर उधर लगा, बाहर नीचे लगा, तो तनाव इसका जो डोरी का इस समय मान लीजिए T है थीटा स्थिति में, थीटा कोण की स्थिति में तनाव T के 2 घटक हो गए। एक घटक हो गया T cos थीटा और दूसरा घटक हो गया T sin थीटा। तो संतुलन पर क्या आएगा देख सकते हैं आप। संतुलन पर क्या आएगा कि जो T cos थीटा होगा ना वो इसके भार को संतुलित कर लेगा। ठीक, जो T cos थीटा होगा ये इसके भार mg को संतुलित कर लेगा और जो T sin थीटा होगा ये QE को संतुलित कर लेगा। T sin थीटा इधर लग जाएगा, QE इधर ये रुक जाएगा। देखो ये तो ऊर्ध्वाधर में कैंसिल हो जाएंगे और T sin थीटा देखो जैसे जब QE बल इस पर लगा और जैसे जैसे इधर बढ़ता गया तनाव बढ़ता गया, जिस समय इसके तनाव का घटक T sin थीटा QE के बराबर हो गया उस समय इस पर नेट बल 0 हो गया, विरामावस्था में हो। तो T sin थीटा इक्वल टू QE और T cos थीटा इक्वल टू क्या है mg। तो पहला आपसे पूछा गया है कि भाई हमें तनाव बताओ और दूसरा पूछा गया है थीटा बताओ। तो देखो थीटा निकालना आसान है, T sin थीटा में T cos थीटा से भाग कर देंगे तो QE/mg आएगा, mg QE सबके मान रख देंगे, आपका थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। देखो आपके जो एंगल निकाले जाते हैं थीटा वगैरह अधिकतर ये स्पर्श ज्या के पदों में निकाले जाते हैं। ठीक, T कैसे कैलकुलेट, तो T आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
कि या तो ऐसा कर लो, थीटा आ जाएगा tan थीटा, उससे cos थीटा निकाल लो, यहाँ पे रख दो आगे 3 फैला है। दूसरा तरीका ये इनका वर्क करके जोड़ दो, तो टी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, टी निकल आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आसान में क्या पड़ेगा। यदि हम ये mg ले रहे हैं, m द्रव्यमान हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण का मान आप कितना रख लेंगे, इसमें दिया नहीं गया है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान आप 9.80 रखेंगे। ठीक, क्या करें, पहले थीटा निकाल लो। समीकरण 2/1 क्या निकलेगा कि भाई टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूवी अपान एम जी। ठीक है, ये कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या बन गया, tan, क्यू का मान कितना है 2 × 10⁻⁻8 और ई का मान कितना है 2 × 10⁴, एम का मान मिलीग्राम में दिया है 80, तो 80 × 10⁻⁶। और ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में वैसे जी का मान 9.8 है होता है, यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन इन्होंने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन को 9.8 से नहीं सॉल्व किया है, उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है 10 मीटर/सेकंड²। देखिए यदि आप जी का मान 10 मीटर/सेकंड² रखते हैं तो जी का एक्यूरेट मान का वो थीटा एक्यूरेट प्राप्त हो जाएगा। यदि कुछ और रखते हैं मतलब 9.8 रखते हैं तो थीटा में थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक, तो हम जी का मान थोड़ी सुविधा हो जाएगी तो इसको कितना रख लेते हैं 10। देखिए हल करने पर क्या आएगा कि 10⁻⁻8 से 10⁻⁻4 बचेगी ऊपर, देखना जरा 10 की पावर कितनी बची ऊपर -4, नीचे भी 10⁻⁻4 बचेंगी, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से 2 पावर कम हो जाएंगे 10⁻⁻4, ये कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 2 × 2 बटे में क्या बचेगा 8, 4/8 1/2 आएगा पूरा। ठीक, और इक्वल टू क्या आएगा tan थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो डोरी का या लोलक जो उसकी डोरी है धागा है उसका ऊर्ध्वाधर से झुकाव tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि भाई ऐसा करो तनाव का मान बताओ, तो अगर जी का मान 10 है तो तनाव निकालना बहुत आसान है। ठीक, और या ऐसा कर लो कि हम tan थीटा से cos थीटा या sin थीटा कुछ भी निकालें, जैसे tan थीटा या sin थीटा निकालें, tan थीटा में कितना है 1/2, sin थीटा निकाल लो, एक इसके लिए ट्रायंगल आप बना लो, ये थीटा एंगल मान लो, tan थीटा 1/2 लंब 1 हो गया और 2 हो गया, लंब बटे आ गया। ठीक, तो इसका कारण कितना निकल आएगा √2² + 1² 2² + 1² करेंगे कितना आ जाएगा √5, तो यहाँ से sin थीटा कितना आ जाएगा लंब बटे 1/√, ये निकल जाएगा। sin थीटा निकाल लिया, इसमें रख लो आपके बाई इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा t sin थीटा का मान 1/√5। ठीक है, और q का मान दिया है 2 × 10⁻⁻8 और e का मान 2 × 10⁴। ठीक है, t इक्वल टू 2 गुना कितना हो गया 4, √5 इधर जाएगा, √5 का मान 2.236 होता है, इंटू में 4, ये 10⁻⁻4। t इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4, 4 6 × 24, 4 3 × 12, 12 to 14, 4 2 8, 8 to 10 और 4 2 8, 8 1 9। ठीक है, या देख लो भाई 2 2 4 हो जाएगा 2.236, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 9 8 9 8 1 9, 4 2 8.944 10⁻⁻4 तनाव बल है ना, किस प्रकार से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आपके लेसन 3 के न्यूमेरिकल समाप्त होते हैं। आज आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे किससे नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक।
ठीक, दरअसल ये यूनिट एक ही यूनिट समझ लीजिए है, पूरी यूनिट एक ही है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस दो चैप्टर जो है एक ही यूनिट है। अरे पूरी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की जो है वो तुम्हारी ये जो शुरू के लेसन पढ़ते आ रहे हैं अब तक जो पढ़ेंगे एक ही में आ जाएगा। तो देखिए आज आपका बहुत का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसका नाम आज थोड़ा सा केवल इंट्रोड्यूस कराएंगे, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, वैद्युत तो समझ में आ ही रहा होगा कि इलेक्ट्रिक, धारिता कैपेसिटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, केवल ध्यान दीजिए कि इसमें और बहुत सारी बातें पढ़ने को मिलेगी। देखो इसमें कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर जिसको बोलते हैं संधारित्र। ठीक, कैपेसिटर एंड इसकी कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। धारिता वर्ड से मतलब ये होता है धारण करने की क्षमता। ठीक, जैसे हमारे पास एक बर्तन है और बर्तन की धारिता मान लीजिए उसका वैल्यू आयतन 1 लीटर है, तो उसमें हम पानी भरते जाए 1 लीटर आ जाएगा पानी। लेकिन जैसे ही 1 लीटर से ज़्यादा पानी हो जाएगा ना, तो ज़्यादा पानी होने से बाहर निकलने लगेगा पानी। मतलब जिस प्रकार जब हम किसी बर्तन में द्रव को भरते हैं तो द्रव का जो तल होता है धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ चला जाता है, और जब उसकी बर्तन की धारिता के बराबर द्रव उसमें आ जाता है, उससे ज़्यादा जब द्रव बर्तन में डालते हैं तो वो द्रव बाहर निकलने लगता है। ठीक, इसी प्रकार जब हम किसी चालक, कंडक्टर, किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। आप लोग जानते हैं अगर हम किसी चालक को क्यू आवेश दें, जब मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर है, गोली चालक, उसको क्यू आवेश दें तो विभव उसका हो जाता है 1/4πε0 क्यू होता है। स्फेरिकल हमारे पास कोई कंडक्टर है और आर रेडियस का है और इसको हम क्यू चार्ज प्रदान करें, और आपने ये भी पढ़ा है जो स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं उनका जो चार्ज होता है उनके सरफेस पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब हम किसी चालक को कोई चार्ज देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। इस फार्मूले को आप देख लीजिए। ठीक, ये फार्मूला हमने स्फेरिकल के लिए लिखा, ये बात है सबके लिए कि अगर हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक, आप यहाँ से देख भी सकते हैं पोटेंशियल जो है प्रोपोर्शनल टू क्यू, पोटेंशियल का मान जो है क्यू के प्रोपोर्शनल है। ठीक, क्यू जितना ज़्यादा क्यू देंगे उतना ज़्यादा भी बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, तुम क्यू देते जाओगे, एक लिमिट तो होगी कंडक्टर की कि उसको इतना क्यू लेने के बाद अब इसको लेने की क्षमता नहीं। ठीक, अब वो आवेश धारण नहीं कर सकता है। तो जब तक चालक हमारा आवेश धारण करता रहे, जितना आवेश इकट्ठा कर ले, ठीक, तो वो अपनी एक उसकी एक कैपेसिटी बनी हुई है, उसकी एक धारिता बनी हुई है कि वो इतना ही आवेश धारण कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आवेश को धारण करने की जो क्षमता आएगी वो धारिता है। धारिता का मतलब होता है, वैद्युत धारिता का अर्थ है यहाँ पे कि कोई हमारा कंडक्टर कितना आवेश धारण कर सकता है। ठीक, इस चैप्टर में आपको केवल यही पढ़ना है कितना आवेश धारण कर सकता है। इसमें कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो कैपेसिटर आप देखिए, कैपेसिटर को बोलते हैं संधारित्र। ठीक, कैपेसिटर के बारे में आपने सुना होगा कि ये जो कैपेसिटर होते हैं ये ऊर्जा और आवेश को इकट्ठा करते हैं। देखो आपको बताएं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है, जैसे पंखा हो गया, ठीक, मोटर हो गया, है ना, और कोई मान लीजिए अन्य उपकरण हो गया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलने के लिए, उसको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, लगभग 25 से 50 एम्पीयर। ये पंखा लगा हुआ है, आपके रूम में फैन है, तो उस फैन को चलाने के लिए ज़्यादा जरूरत है करंट की। लेकिन एक बार अगर चल जाए ना तो फिर उतने करंट की जरूरत नहीं। करंट का मतलब इलेक्ट्रिक ऊर्जा, जितनी ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा ऊर्जा, कम करंट कम ऊर्जा। करंट किससे प्रोड्यूस होता है? चार्ज से। ठीक, और चार्ज आपने पढ़ा होगा, चार्ज U = 1/4πε0 Q1 Q2/R
चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक, तो अगर हम किसी चालक को चार्ज देंगे तो ऊर्जा भी दे रहे हैं उसको, उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है, और जब इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज इस पर होने लगेगा तो वो आवेश क्या है, वायु में लीकेज होने लगेगा, वायु में आवेश का क्षरण होने लगेगा। तो इतने बात की है। कैपेसिटर, इसमें आप पढ़ेंगे कैपेसिटर, ठीक, कैपेसिटर पढ़ेंगे, संधारित्र। कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटर क्या होते हैं कि आप पहले समझ लीजिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती हैं वो शुरुआत में चलने के लिए ज़्यादा करंट की आवश्यकता रखती हैं, लेकिन यदि एक बार वो चल जाए तो फिर इतना करंट नहीं लगता है। जैसे आप फ्रिक्शन में पढ़ते हैं, किसी वस्तु को खींचना हो तो तुरंत गति कराने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बाइसिकल चलाते हैं तो उसको चलाते समय क्या होता है, तुरंत जैसे गति प्रारंभ करनी होती है तो आपको ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर गति हो गई एक बार तो फिर उतना बल नहीं लगाना पड़ता है। उसी प्रकार हर डिवाइस होती है कि हर डिवाइस को चलने के लिए पहले ज़्यादा करंट की आवश्यकता है, बाद में थोड़ा करंट कम भी मिलेगा तो भी चलेगा। ठीक, आपके घरों में जो करंट आता है वो 10 एम्पियर, ठीक, बहुत ज़्यादा 25-30 एम्पियर नहीं हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा करंट है। इतना करंट आ जाएगा तो फिर आगे दिक्कत करेगा। मान लीजिए वो करंट तो चल गए, पता चले चलते रुक गए। ठीक, देखिए आपके जो फैन वगैरह होते हैं तो इनमें एक लगा होता है वो बेलनाकार कंडेंसर जिसको बोलते हैं। ठीक, उसका क्या काम है, आप कहते हैं कंडेंसर लगा दो पंखा जो है तेज चलने लगा। कंडेंसर में एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर है उसमें, ठीक, इस तरह का होता है कैपेसिटर। वही कैपेसिटर वो क्या करता है कि उसका काम होता है ऊर्जा को जमा करना, आवेश को जमा करना। वो इतना करंट रखता है, इतना करंट रखेगा, जैसे हम मान लीजिए करंट आया तो वो इतना ऊर्जा इकट्ठा कर लेता है जैसे कि 20-25 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो जाए, और वो 20-25 एम्पियर इसको दे देगा, ये बहुत आसानी से चल जाएगा। ठीक, तो कंडेंसर का काम यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट इकट्ठी करता है, फैन को प्रदान करता है। ठीक, कंडेंसर में कैपेसिटर होता है। बहुत सी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। ठीक है, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है तो केवल अकेले तारों से नहीं बनती, वायर से नहीं बनती। वायर आप जानते हैं, वायर का रेजिस्टेंस होता है, वायर का रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध जो है एक वायर की क्वालिटी है कि देखो रेजिस्टेंस का अर्थ होता है R = आपने सूत्र पढ़ा होगा V/I। रेजिस्टेंस का मतलब तो है एक धारिता को रुकावट डालता है, लेकिन अगर बात आ जाए कितनी रुकावट धारा के मार्ग में डालता है, कितनी धारा पास होने देता है, तो फिर उसकी जरूरत पड़ेगी, उसका मान क्या है। उसी प्रकार कि कोई चालक कितना आवेश ले सकता है ये तो मालूम है कि आवेश धारण करने की क्षमता जो है कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, लेकिन कोई चालक, कोई कंडक्टर कितना आवेश ले सकता है, तो इसको अगर हम मापेंगे तो हमें एक वैल्यू का नाम देना पड़ेगा या उसकी एक निश्चित क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। वही क्वांटिटी आपकी क्या होगी, धारिता। तो इस लेसन में आप धारिता पढ़ेंगे। ठीक, और इन सब चीज़ों को पढ़ने के पहले आपको थोड़ी अन्य बातें जाननी है। ठीक है, धारिता जब स्टार्ट करेंगे तो दोबारा फिर रिपीट कर देंगे इसको। इसमें पढ़ना आपको कि पहले जान लीजिए कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर सब जानते हैं, कंडक्टर है ना। कंडक्टर क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश या धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिनमें चार्ज फ्लो करे बहुत आसानी से बह जाए चार्ज, वो क्या है, चालक है। और चार्ज बहता किसके कारण है, कोई हमारे पास अगर कंडक्टर है तो उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब आवेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मुक्त फ्री होते हैं वो चलते हैं, इनको कहते हैं आवेश वाहक, चार्ज कैरियर। तो जिन पदार्थों में आवेश वाहक बहुत संख्या में, पर्याप्त संख्या में होते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं, और जिन पदार्थों में आवेश वाहक नगण्य संख्या में पाए जाते हैं या होते ही नहीं हैं उनको कहते हैं कुचालक या अचालक, इंसुलेटर जिसको बोलते हैं। कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। इंसुलेटर का मतलब अचालक या कुचालक, जिनमें क्या हो जाए कि धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह सरलतापूर्वक ना हो पाए, वो आपके क्या है, इंसुलेटर होते हैं। ठीक, और आपको जहाँ से स्टार्ट करना है आज वो पढ़ना है परावैद्युत। सब लोग ध्यान देंगे, परावैद्युत को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, परावैद्युत सब्सटेंस
या परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक लिख सकते हैं। परावैद्युत क्या है? देखिए है आपके परावैद्युतिक कुचालक ही, इंसुलेटर ही है, लेकिन हर कुचालक को तुरंत परावैद्युत नहीं कहा जा सकता। जैसे वायु है, वायु है एक परावैद्युत, ठीक। कोई गैसीय माध्यम ले ले, है एक परावैद्युत। आज कागज ले ले, अभ्रक ले ले, मोम ले ले, ये सब परावैद्युत है, लेकिन इनकी एक कंडीशन है तब परावैद्युत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल लिया वायु। वायु आपका क्या है? वायु जो है विद्युत की कुचालक या चालक है, इंसुलेटर है वायु, ठीक। लेकिन वायु को एक विशेष कंडीशन में परावैद्युत कहा जाता है। कब? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वायु के अणु बहुत सारे हैं, ठीक है, ये वायु के अणु 20 प्रकार वायु के अणु, और इन वायु के अणुओं पर हम क्या करें? एक वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ठीक, वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र हो गया ये प्लस से माइनस की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे पदार्थ होते हैं इनमें धनावेशित, इनके परमाणुओं में धनावेशित नाभिक होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश होता है। धनावेश भी होता है बराबर संख्या में, ऋणावेश भी होता है, ठीक। देखो उसको भी जानने से पहले थोड़ा पदार्थ के बारे में जान लो। आपने पढ़ा पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणुओं और परमाणुओं से। परमाणुओं के धनावेश, परमाणुओं का जो केंद्रीय भाग है उनमें क्या है? केंद्रीय भाग में नाभिक है, और नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन है और अनावेशित या उदासीन न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। जैसे कोई हमारा परमाणु है, परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक है, नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसके चारों विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में ये न्यूक्लियस है, भाई ध्यान रखना, पॉजिटिव होती है इसकी प्रकृति, और इसके चारों वृत्तीय कक्षाओं में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक। इनके चारों अपने क्रम के अनुसार जैसा भी वितरण होता है आप जानते हैं सब लोग, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, और नाभिक पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक आकर्षित करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास जितना होंगे उन पर ज़्यादा आकर्षण होगा, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जिनकी दूरी बढ़ती जाएगी उन पर आकर्षण कम होता चला जाएगा। समझ लेना। अब आप सोचो जरा कि जितनी दूर इलेक्ट्रॉन होंगे नाभिक से उन पर आकर्षण उतना ही क्या होता जाएगा? उन पर आकर्षण नाभिक का घटता चला जाएगा। अगर ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को किसी प्रकार से जैसे ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाए, वैद्युत ऊर्जा मिल जाए, प्रकाश ऊर्जा मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से फ्री हो जाएंगे। तुम्हें कोई बांधे हो, ठीक है, मान लीजिए किसी ने बांध के रखा हो तो आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर कोई ऐसी बात आ जाए, कोई आपको खींचने लगे, मान लो इतना खींचे रस्सी टूट जाए, ठीक है, तब तो आप निकल जाएंगे। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक का अट्रैक्शन था, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाए अगर, तो ये नाभिक के आकर्षण से ये इलेक्ट्रॉन हमारे जो है फ्री हो जाएंगे, और फ्री होकर पूरे पदार्थ में गति करने लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर पूरे पदार्थ में गति करेंगे उनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर पूरे पदार्थ में गति करेंगे उनको कहा जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो जरा, जिनके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन पर धनावेश आएगा, जिन परमाणु से इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाएंगे उन पर धनावेश आ जाएगा। लेकिन धनावेश जो है आपने पढ़ा है कि परमाणुओं के बीच में जो है एक निश्चित बल कार्य करता है, हर परमाणु के बीच में। तो धनावेश जो है रासायनिक बंधों से बंधा होता है। आपने स्ट्रक्चर अगर पढ़ा है पदार्थों का तो हर परमाणु एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो जब परमाणु बंधा है तो वो तो धनावेश को गति नहीं कर पाएगा, गति कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है इसको कहते हैं मुक्त आवेश, और इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो ये धनावेश, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 प्लस आ गए, तो 2 धनावेश जो है, ये धनावेश जो है ये क्या है? ये है आपका बंधा हुआ आवेश, ये गति नहीं करता है, तो इस आवेश को कहा जाता है बद्ध आवेश, ठीक है, जो बाउंड है इससे।
बाउंड चार्ज है और ये फिर आपका फ्री चार्ज रहेगा। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिए। तो वायु कुचालक है, इसको परावैद्युत कब कहेंगे? जब हम इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो प्लस से माइनस की ओर, तो हर अणु में धनावेश ऋणावेश होगा। तो धनावेश जो है ऋणावेश तो इधर आ जाएगा, सब आ जाएगा और धनावेश इधर चला जाएगा, क्योंकि सारा ऋणावेश इधर आकर्षित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, क्योंकि ये कैसी प्लेट है? धनावेशी, या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋणावेश चलता है, धनावेश इधर जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें इधर वाला क्या होगा? धनात्मक आवेश होगा, और इधर वाला क्या होगा? सब ऋणात्मक आवेश होगा, क्योंकि ये ऋण प्लेट है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर देगी। ठीक, तो देखो आपका ये चार्ज प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, बहुत पास पास है। लेकिन ये प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाएंगे, ये धनात्मक आवेश, ये ऋणात्मक आवेश। अब देखो हमारे पास एक नई बात बन गई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और आपने पढ़ा है कि एक धनावेशित प्लेट एक ऋणावेशित प्लेट अगर एक दूसरे के पास पास रखी हुई है तो उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किधर से किधर? प्लस से माइनस की ओर। तो आप देखो इधर क्या है? प्लस, इधर क्या है? माइनस। तो प्लस से माइनस की ओर एक अंदर में जो क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं? इंटरनल इलेक्ट्रिक, मतलब ये तो आवेश खत्म हो गया, ये तो जो है कैंसिल हो गया। इस आवेश, ये जो सिरों पर आवेश है, ये जो सिरों पर आवेश है, इस आवेश के कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, इसका निर्माण कैसा था? वायु इंसुलेटर, धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन अगर इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इनमें वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये उत्पन्न करने लगते हैं। देखो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब अगर यहाँ पर हम किसी कण को रखें, आवेशित कण को, तो उस आवेशित कण पर यहाँ एक बल कार्यरत होगा। क्या इसमें हमने धारा प्रवाहित की? नहीं। ठीक है, क्या कोई चार्ज प्रवाहित हुआ? नहीं प्रवाहित हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने वैद्युत प्रभाव उत्पन्न किया। तो देखो आपके परावैद्युत क्या है कि परावैद्युत ऐसे कुचालक पदार्थ हैं जो धारा प्रवाह के बिना ही वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित करते हैं या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं इस विशेष कंडीशन में। ये नहीं, ऐसे नहीं वायु को कहते हैं हम ये कुचालक है तो वायु ये हमारा परावैद्युत है। परावैद्युत कब? जब परावैद्युत हमारा वायु है जब इसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें और वायु जो है ध्रुवित हो जाए, पोलराइज्ड हो जाए, मतलब ऋणावेश एक ओर आ जाए, धनावेश एक ओर आ जाए। अब यहाँ पर एक विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो गया। तो ऐसे कुचालक प्रभाव जो बिना धारा प्रवाह के विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो आपके क्या है? परावैद्युत। ठीक, इस कंडीशन में परावैद्युत है ये पदार्थ, वैसे नहीं। एग्जाम्पल में आप कोई पदार्थ ले लें, कोई कुचालक ले लें, ठीक, अभ्रक है, मोम है, ये तो है ही मान लो परावैद्युत, इनमें सब में एक घटना होती है। अभ्रक, मोम, ठीक है, कागज है ना, वायु, ये सभी आपके कैसे पदार्थ हैं? कुचालक पदार्थ। ठीक, परावैद्युत पदार्थ है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करते समय लिखना है ऐसे कुचालक पदार्थ कौन आ गया क्या? ऐसे कुचालक पदार्थ जो बिना धारा प्रवाह के ही वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनकी परावैद्युता को
एक अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। तथा के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के। देखिए कोई भी परावैद्युत पदार्थ है उसकी परावैद्युता को एक संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे के से व्यक्त करते हैं। ठीक, परावैद्युतांक कहलाती है। आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा माध्यम का परावैद्युतांक, तो उसको के से लिखते हैं। परावैद्युतांक क्या लिखा, के से प्रदर्शित करते हैं। के का मान सदैव एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके परावैद्युत होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, पहला परावैद्युत होता है आपका अध्रुवी। ठीक है, अध्रुवी जिसको कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अध्रुवी परावैद्युत। और दूसरा प्रकार होता है आपका ध्रुवी परावैद्युत। देखो समझ लीजिए इनमें क्या होता है कि अध्रुवी जो परावैद्युत होते हैं इनके धनावेश और ऋणावेश केंद्र जो है संपाती होते हैं। मतलब धनावेश केंद्र ऋणावेश केंद्र इनके बीच का डिस्टेंस होता ही नहीं, एक ही स्थान पर होते हैं। धनावेश केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक जगह पर होता है। तो ये आप ठीक है अध्रुवी का नाम बोलो जिसमें दो ध्रुव न बन पाए, मतलब प्लस माइनस जब एक पर रहेगा तो दो ध्रुव बने नहीं। जैसे वैद्युत द्विध्रुव है तो उसमें एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश है तो उसमें द्विध्रुव बन गया। लेकिन अगर धनावेश ऋणावेश एक ही जगह है तो ध्रुव नहीं बनेगा, द्विध्रुव नहीं बनेगा, मतलब दो ध्रुव नहीं होंगे। तो इसीलिए उसको अध्रुवी बोला गया। जैसे आपके एग्जाम्पल में है H2, O2, N2। ठीक है, तो ये आपके कैसे परावैद्युत है, अध्रुवी। दूसरा क्या है, ध्रुवी परावैद्युत है। ध्रुवी परावैद्युत का मतलब जिनमें धनावेश और ऋणावेश केंद्रों के बीच में कुछ दूरी हो। धनावेश और ऋणावेश केंद्र जिनके संपाती ना हो, तो एक धनावेश केंद्र अलग है, ऋणावेश केंद्र अलग है। धनावेश ऋणावेश केंद्र जब अलग अलग हुआ तो ध्रुव बनेंगे, जिसको ध्रुवी परावैद्युत बोला जाएगा। देखिए और समझ लीजिए, मतलब जिनका धनावेश ऋणावेश केंद्र अलग अलग है तो वो क्या है, ध्रुवी। और जिनका धनावेश ऋणावेश केंद्र एक ही जगह पर है वो क्या है, अध्रुवी। अच्छा बताओ, धनावेश ऋणावेश केंद्र अगर एक ही जगह है तो धनावेश ऋणावेश के बीच की दूरी 0 हुई। तो अगर इनका हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, जो आपने पढ़ा था Q × 2L, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो ये तो दूरी है ही नहीं इसमें, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ अवश्य निकलेगा। जैसे आपका HCl, HBr, ठीक है, NH3, ये सभी आपके जो है ध्रुवी परावैद्युत, इन सबका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, लेकिन इनका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। तो आप इनको जब डिफाइन करेंगे तो क्या लिखते हैं कि ऐसे परावैद्युत जिनके धनावेश तथा ऋणावेश के अंदर संपाती होते हैं अध्रुवी कहलाते हैं। इनके लिए P बराबर कितना होता है, 0। ऐसे परावैद्युत जिनके लिए धनावेश ऋणावेश के अंदर संपाती नहीं है वो क्या है, ध्रुवी। इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0। एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखिए आप डाल सकते हैं हेडिंग परावैद्युत के प्रकार, उसमें पहला डाल लें अध्रुवी परावैद्युत। अध्रुवी परावैद्युत देखिए, ऐसे परावैद्युत जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश केंद्र, जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश केंद्र
संपाती होते हैं। संपाती होते हैं। इनके लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 0 होता है। जैसे H2N2O2R, H2O2N2 जो भी लिखे, ये नॉन पोलर रहेंगे आपके H2O2N2R। दूसरा डाल लें ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे परावैद्युत जिनके धनावेश तथा ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होते हैं, जिनके धनावेश तथा ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। इनके लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे लिख देना, P इज नॉट इक्वल टू 0। इनके लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब P का मान 0 नहीं है। ठीक है, देखिए कल आपको बताएंगे कि हम परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है।